सुन ऐसन ना लइकन से खिलवाड़ कर। सुन ऐसन ना लइकन से खिलवाड़ कर। मन हो खेता अपना साथे, मन हो खेता अपना साथे अत्याचार कर। सुन ऐसन ना लइकन से खिलवाड़ कर, हो खिलवाड़ कर। हेलो दोस्तों, मैं हूं यचन भाई। आप सभी का आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आज ये जो सॉन्ग्स में गया हूं वो इस सिस्टम के विरोध में गया हूं और उस सिस्टम के प्रति गया हूं, क्योंकि मेरे भाई, मेरे बच्चे, सिस्टम हमारे देश का बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, टूट चुका है, समाप्त हो चुका है। चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया का हो, किसी भी एरिया का हो, सारे के सारे लोग टूट चुके हैं। बेवजह बेसमझ जो जैसा मन कर रहा है वही काम कर रहा है। ये मेरा संगीत इसलिए था क्योंकि आज के डेट में, आज के समय में इस पूरे भारत में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर आघात पहुंचा है, चोट पहुंचा है। तो चोट क्यों पहुंचा है? तो रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के, और इसी के विरोध में आज, मतलब आज 18 जनवरी है, मंगलवार का दिन है मेरे बच्चे, जय हनुमान का दिन है। और आप सभी इस अपने हक को लेने के लिए एक ट्विटर कैंपेन हो रहा है, और इस ट्विटर कैंपेन को आप एक दिन नहीं चलाएंगे मेरे बच्चे, आप सदैव लगभग एक सप्ताह तक चलाइए, 10 दिन चलाइए, 15 दिन चलाइए। और वो ट्विटर कैंपेन क्या है? तो वो ट्विटर कैंपेन है #RRBNTPC, RRBNTPC। बात हमारी समझ रहे हैं? फिर मैं लिख देता हूं आपको। वो ट्विटर कैंपेन क्या है? RRB, ठीक है, NTPC _ करिएगा 1 स्टूडेंट, फिर _ करिएगा मेरे बच्चे 1 रिजल्ट, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। गौर करिएगा ज़रा, ये आपको ट्विटर कैंपेन चल रहा है आज से। ये ट्विटर कैंपेन आपका चल रहा है आज से, और इसी ट्विटर कैंपेन पर आपको ट्विटर करना है। देखिए, हैशटैग पहले RRBNTPC, ये आपका टोटल कैपिटल में रहेगा, और _ नीचे करिएगा, एक लिखिएगा 1 स्टूडेंट। बात हमारी समझ रहे हैं? उसके बाद अंडरलाइन 1 रिजल्ट। आप कैंपेन करिए, ठीक है। और दूसरा कैंपेन करिएगा मेरे बच्चे, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर _ हेल्प अस। मतलब अब यह जो ट्विटर कैंपेन है वो रेलवे मिनिस्टर के आंखों तक जाना चाहिए, और उसी के आधार पर वो हमारी और आपकी आवाज़ सुनेंगे, और हम लोग आपके साथ सदैव लगे हुए हैं। आदर्श क्लासेस के पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जितने भी बच्चे हैं वो पूरे के पूरे, हमारे जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वे सारे के सारे बिल्कुल ट्वीट करें, और अपने नाते आप स्वयं के उसमें भागीदार बने, और स्टूडेंट्स के लिए अपने हक की लड़ाई को प्राप्त करने का काम करें। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, बच्चे, अब मैं चलूँगा आपको लेकर के, जिस मकसद से मैं आया हूँ उस मकसद को लेकर के चलूँगा। और मेरा मकसद आप सभी के बीच में एक बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ बायो का होगा। किसका होगा मेरे भाई, मेरे बच्चे?
वो न्यू टॉपिक के साथ होगा बायो का, और मतलब बायोलॉजी का ये जो मैं आपके बीच में टॉपिक रखना चाहता हूँ, उस टॉपिक का नाम है आपको क्या, तो गुणसूत्र, मतलब क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम ये एक टॉपिक होगा, और उसके बाद इसी में मैं आपको बताऊंगा प्लास्टिड। क्रोमोसोम का अर्थ होता है गुणसूत्र, और आपको दूसरे का जो अर्थ होगा वो लवक होगा। मैं आपको बायो का फर्स्ट चैप्टर ही अभी फ़िलहाल में आपके बीच में देने का काम कर रहा हूँ। ये दो टॉपिक आज मैं इसी वीडियो में आप सभी को देने का कष्ट करूँगा, ठीक है। कृपया कर आप पूरे इस वीडियो को देखेंगे तो आप गारंटी के साथ बोलता हूं कि कभी भी आपके दिमाग से लवक और गुणसूत्र से कभी कुछ क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। किसी भी प्रतियोगिता लेवल में कोई प्रश्न छूट ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। अब मैं चलता हूं आपको इन्हीं टॉपिकों के साथ अलग अलग प्रारूप लेकर के। फर्स्ट टाइम हम लेकर आपको चलूँगा तो हमारा होगा ये जो क्रोमोसोम, उसको मैं लेकर आपके बीच में चलता हूँ। क्रोमोसोम, बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्र होगा। तो गौर करिएगा मेरे भाई, मेरे बच्चे, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका कोशिका का केंद्रक है, ठीक है। ये कोशिका का केंद्रक है, और कोशिका के केंद्रक में छोटे छोटे असंख्य कोण पाए जाते हैं। कोशिका के केंद्रक में छोटे छोटे असंख्य कोण पाए जाते हैं, और इस छोटे छोटे असंख्य कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस छोटे छोटे असंख्य कोण को हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो इस छोटे छोटे असंख्य कोण को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। गौर करिएगा जरा, इसी छोटे छोटे असंख्य कण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और इस क्रोमैटिन नामक पदार्थ का जो निर्माण होता है मेरे बच्चे, वह डीएनए तथा प्रोटीन से। किससे होता है, डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। गौर करिएगा आप हमारी बात को, मतलब कोशिका के केंद्रक में ये छोटे छोटे असंख्य जो पार्टिकल पाए जाते हैं, कोण पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो क्रोमैटिन नाम देते हैं। और यह क्रोमैटिन किससे बना होता है, तो डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। यहाँ तक आपको समझ में आई। कोशिका का केंद्रक था, केंद्रक के अंदर छोटे छोटे असंख्य कणों के रूप में क्या मौजूद हुए, तो आपको क्रोमैटिन नामक पदार्थ मौजूद हुए। अब गौर करिएगा, अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं आपको लेकर के। तो यहाँ समझिएगा जरा, हम कोशिका का दूसरा सेंटर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको एरो बना देते हैं। गौर करिएगा जरा, अब कोशिका के दूसरे सेंटर में होता क्या है कि ये जो क्रोमैटिन पदार्थ है एक दूसरे से लिपट करके ऐसी आकृति को धारण कर लेता है, ऐसी आकृति को धारण कर लेता है, इस वाले आकृति को धारण कर लेता है। मतलब लंबवत नुमा, उंगली नुमा आकृति को क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब गौर करिएगा, जब यह लंबवत नुमा आकृति को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जब यह कण क्रोमैटिन जो था वो एक दूसरे से क्या हुआ, जब मिला, अर्थात ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये एक दूसरे से मिला, ये एक दूसरे से मिला, ये एक दूसरे से मिला, तब न जाकर के इस प्रकार की आकृति को धारण किया, लंबवत रूपा और उंगली नुमा। बात हमारी समझ रहे हैं। और जब ये लंबवत रूपी उंगली नुमा जो प्रकृति बन जाती है, तो इसी प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसी प्रकृति को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी प्रकृति को क्या बोलते हैं, तो क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब गुणसूत्र के नाम से इसी ही क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। बात हमारी समझिएगा गौर। यहाँ पर क्या हुआ कि कोशिका के केंद्रक में पहली दफा क्या बना, तो क्रोमैटिन बना। इसका निर्माण किससे हुआ, तो डीएनए तथा प्रोटीन से। अब जब जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे
वो जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं एक दूसरे से लिपटना शुरू करते हैं, एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं और जुड़ करके उंगली नुमा धागे नुमा संरचना का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और जब उंगली नुमा धागे नुमा संरचना का जब ये निर्माण हो जाता है तब इसी निर्माण रूपी प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तब क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। इसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई मेरे बच्चे, तब क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। इसको ही गुणसूत्र कहा जाता है, इसी को क्रोमोजोम कहा जाता है। तो गौर करिएगा जरा, अब इस गुणसूत्र का निर्माण भी किससे होगा, तो डीएनए तथा प्रोटीन से। गुणसूत्र का निर्माण भी किससे होता है मेरे भाई मेरे बच्चे, तो डीएनए तथा प्रोटीन से ही होता है। बात हमारी समझ रहे हैं, डीएनए तथा प्रोटीन से ही होता है किसका निर्माण, गुणसूत्र का निर्माण भी डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। क्यों, क्योंकि क्रोमैटिन का निर्माण भी डीएनए और प्रोटीन से, और जबकि यहाँ पर हमने देखा कि क्रोमैटिन से ही क्या बना, क्रोमोजोम बना, इसलिए गुणसूत्र का भी निर्माण क्या होता है, डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। बात हमारी समझ रहे हैं। गुणसूत्र की जो खोज हुई थी मेरे बच्चे, वह 1866 ईस्वी में W वाल्टेयर ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, W वाल्टेयर ने। बात हमारी समझ रहे हैं, W वाल्टेयर ने गुणसूत्र की जो खोज हुई थी वह 1866 ईस्वी में किसने किया था, तो W वाल्टेयर ने किया था। गौर करिएगा जरा, W वाल्टेयर के अनुसार गुणसूत्र ही कौन भैया मेरे, गुणसूत्र ही किसी भी जीवों का जीवन वाहक होता है, जीवन वाहक होता है। मतलब कहने का मकसद यह है कि गुणसूत्र के द्वारा ही किसी भी जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो गौर करिए जरा आप, कैसे नहीं निर्माण होगा भाई, तो जब तक क्रोमोजोम नहीं बनेगा, गुणसूत्र नहीं बनेगा, तब तक क्या किसी भी जीव का निर्माण संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सच में बताया था, ये सच में हमको समझाया था W वाल्टेयर ने कि गुणसूत्र किसी भी जीवों का क्या होता है, जीवन वाहक होता है। गौर करने की बात यहाँ होती है मेरे बच्चे। अब हम आपको बताना चाहूँगा कि जो जीवन वाहक गुणसूत्र होता है, तो इस गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो गुणसूत्र होता है, इस गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर, ठीक है, इस गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर, ये ऊपरी सतह पर, ठीक है, इस ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है, तो इस ऊपरी सतह पर पाया जाता है जीन। क्या पाया जाता है मेरे भाई, तो जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। गौर करिएगा, और इस जीन की जो खोज हुई थी वो जोहानसन बर्ग ने किया था। बात हमारी समझ रहे हैं, जोहानसन बर्ग ने किया था। जीन की जो खोज हुई थी वो जोहानसन बर्ग ने किया था, और जोहानसन बर्ग ने इस जीन को, जो गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, इस जीन को क्या कहा था, तो इस जीन को जोहानसन बर्ग ने कहा था क्या, तो ये जो जीन होते हैं वो जेनेटिक्स क्वालिटीज का मूलवाहक होते हैं। मतलब अनुवांशिक, किसका मेरे भाई, तो अनुवांशिक गुणों का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। अनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। कौन होते हैं, तो जीन होते हैं। गौर करिएगा जरा, और जीन का भी निर्माण किससे, तो डीएनए और प्रोटीन से। यहाँ जीन का भी निर्माण किससे होता है, तो डीएनए तथा प्रोटीन से। बात हमारी अब समझे, एक क्रोमोजोम है, यह गुणसूत्र है जो मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ, और गुणसूत्र क्रोमोजोम कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ तक मैं आपको लेकर आया, पहले क्रोमैटिन बने जिनका निर्माण डीएनए और प्रोटीन से हुआ, उसके बाद एक दूसरे से मिले गुणसूत्र बने, उसका भी निर्माण डीएनए तथा प्रोटीन से हुआ। गुणसूत्र जीवों का वाहक होते हैं, इन्हीं से ही किसी नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है।
गुणसूत्र के बाहरी सतह पर, ऊपरी सतह पर क्या मौजूद होता है? तो जीन मौजूद होता है, जिसकी खोज किसने की थी? जोहानसन बर्ग ने किया था। जीन जो होता है मेरे भाई, वह अनुवांशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। और इसका भी निर्माण किससे? डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। अब अनुवांशिक गुणों का वाहक, मेरे कहने का मकसद यह है, आपको मैं समझाना चाहूँगा। अनुवांशिक गुणों का वाहक कहने का मकसद मेरा यह है मेरे बच्चे, अनुवांशिक गुणों का वाहक, जैसे मैंने आपको बताया, अनुवांशिक गुणों का वाहक, ये अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, ये जेनेटिक क्वालिटीज क्या होता है, तो आप जरा समझिएगा। बता देना चाहता हूँ। जैसे आपके माता पिता होते हैं, क्या होते हैं? जैसे आपके माता पिता होते हैं, इन माता पिता के जरिए एक नए किसका निर्माण होता है? संतान का निर्माण होता है। तो गौर करिएगा जरा, जैसे आपके माता पिता रहेंगे, अगर मान लिया जाए पिता आपके काले हैं, गौर करिए, पिता आपके काले हैं और मम्मी आपकी क्या है? गोरी हैं, तो आप गौर करिएगा, इन दोनों के मेल से जो संतान की प्राप्ति हुई, इस संदर्भ में अगर पिता का जीन एक्टिव होगा अगर किसी बच्चे में, तो वह बच्चा भी क्या होगा? काला होगा। बच्चा भी क्या होगा मेरे भाई? तो काला होगा। लेकिन दूसरी परिस्थिति में निर्मित जरूर हुआ संतान, लेकिन अगर इसके अंदर माता का जीन अवेलेबल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो वह बच्चा क्या होगा भैया? तो गोरा होगा। गौर करिएगा जरा, वह क्या होगा? गोरा होगा। ये कंडीशंस होता है। कुछ लोग बड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं। मान लो कि अगर माता भी काली, बात हमारी समझ रहे हैं, आप पिता भी काले, दोनों लोग काले हुए, तो ऐसी परिस्थिति में जो जन्म लेने वाला संतान होता है वो लगभग कैसा होता है? काला होता है। अगर मान लो इसमें भी कहीं कुछ ऐसी प्रक्रिया लागू होती है कि वह लड़का क्या हो गया या लड़की, तो गोरा या गोरी हो गई, गोरा या गोरी हो गई, तो इसमें भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हो कि हम लोग जो जेनेटिक क्वालिटीज लेते हैं वो लगभग 3 से 4-5 पीढ़ी को लिया जाता है। तो शायद आपके नाना नानी, मामा, चाचा, दादा, दादी, इनमें से कोई अगर गोरा होगा तो फिर आपका कलर उनमें भी क्या हो गया? पड़ गया। बात हमारी समझ रहे हैं? तो इससे घबराना नहीं चाहिए। तो ये कंडीशंस हुआ जीन का, मतलब जिस प्रकार से आपके माता पिता रहेंगे, जो अंदर आपके माता पिता के गुण होंगे, वहीं आपके अंदर भी आपके गार्जियन का, आपके मामा पापा का गुण समाहित होता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये जीन की प्रकृति हमने बताई मेरे बच्चे। अब हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं आपको आगे लेकर के। बात हमारी समझ रहे हैं? तो गौर करिएगा, गुणसूत्र जो हमने आपके बीच में डाला, ये जो गुणसूत्र हमने जो टॉपिक लिया आपके बीच में, तो ये गुणसूत्र जो होते हैं ना मेरे बच्चे, वह 2 प्रारूप में होते हैं। गुणसूत्र 2 प्रारूप में होते हैं। कौन कौन से प्रारूप में होते हैं? तो गुणसूत्र 2 प्रारूप में होते हैं। तो कौन कौन से? तो एक प्रारूप होता है उनका, एक प्रारूप होता है XX और दूसरा प्रारूप होता है इनका दूसरा प्रारूप होता है XY। गौर करिएगा जरा, जो XX प्रारूप होता है मेरे बच्चे, इस XX प्रारूप को क्या बोलते हैं? तो XX प्रारूप को हम लोग बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? तो XX प्रारूप को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। इसका अंग्रेजी अगर आप लेंगे तो अंग्रेजी होता है ओवम। अब हम चलते हैं आपके इसमें XY जो कह रहा है, तो इसको देखिए जरा। तो ये XY जो होता है इसको बोलते हैं शुक्राणु। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? तो शुक्राणु बोलते हैं।
और शुक्राणु की अंग्रेजी क्या होती है? स्पर्म होती है। बात हमारी समझ रहे हैं? गौर करिएगा जरा। गुणसूत्र को हम लोग दो प्रारूप में बांट देते हैं। कितने प्रारूप में? तो दो प्रारूप में बांट देते हैं। एक XX में और दूसरा XY में। XX जो होता है उसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, ओभम, और जो XY होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु बोलते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? मेरे भाई मेरे बच्चे, आप समझ रहे होंगे कि ये जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम जो आपकी सर्विस लेते हैं तो ये कितनी कड़वी सर्विस होती है। ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग इधर उधर बातचीत करके थोड़ा बच्चों में टाइम वेस्ट हो जाता है, मन लगता है उसके अंतर्गत, और एनर्जी आप लोग से मिलती है जो आप सामने होते हो। लेकिन इसमें तो किसी की एनर्जी नहीं मिलती, स्वयं की एनर्जी को लगाना पड़ता है मेरे बच्चे। इसीलिए जब हम लोग आपके प्रति इतना कठिन सा काम कर रहे हैं तो कृपया कर आप सभी वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बात हमारी समझ रहे हैं? तो यहाँ तक आपको समझ में आया। गुणसूत्र को दो प्रारूप में XX और XY। अब गौर करिएगा जरा, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये जो XX हैं वो बनते कहाँ हैं। तो XX का निर्माण जो होता है मेरे बच्चे, यह महिलाओं के ओवरी में होता है। किस में होता है? ओवरी में होता है। बात हमारी समझ रहे हैं? XX का जो निर्माण होता है वह महिलाओं के किस में होता है? तो ओवरी में होता है। ओवरी में, महिलाओं के ओवरी में होता है। किस में होता है? तो महिलाओं में। बात हमारी समझ रहे हैं? आप समझ गए होंगे जरा। ये XX का निर्माण महिलाओं के ओवरी में होता है। अगर बात आ जाती है मेरे भाई XY का, तो XY का जो निर्माण होता है वो पुरुषों के टेस्टिस में होता है। पुरुषों के किस में होता है? तो टेस्टिस में होता है। ठीक है, टेस्टिस का मतलब होता है वृषण। बात हमारी समझ रहे हैं? पुरुषों के कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है। किसका निर्माण? तो XY का निर्माण, मतलब शुक्राणु का निर्माण। बात हमारी समझ रहे हैं? एक कंडीशंस हुआ। हम खास तौर से ह्यूमन गुणसूत्र को लेकर चल रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के अंदर कितना होता है, तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है मेरे बच्चे? तो गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के अंदर 23 जोड़ा होता है, 23 पेयर होता है। यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आप फिर कोशिश कर लेता हूँ मैं आपको समझाने की। महिलाओं के अंदर XX का निर्माण हुआ, जिसको अंडाणु कहते हैं, ओभम। बात हमारी समझ रहे हैं? पुरुष के अंदर XY का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। जो XX का निर्माण होता है अंडाणु के रूप में, वह महिलाओं के किस में? ओवरी में निर्मित होता है। जो XY निर्मित होता है पुरुषों के अंदर, वह कहाँ तक? वृषण में निर्मित होता है। अब गौर करिए मेरे बच्चे मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, आगे की कहानी आपकी सेवा में लेकर कोशिश करता हूं बढ़ने की। तो गौर करिएगा जरा। अब यहां तक तो हमने आया आपके साथ। गौर करिएगा, हमने आपको बताया कि जो 23 जोड़ा गुणसूत्र ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, 23 जोड़ा गुणसूत्र। अब 23 जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में भी होता है, ऐसा नहीं है। 23 जोड़ा गुणसूत्र किस में? तब पुरुष में भी होता है। गौर करिएगा जरा। और यह स्त्री में भी होता है, मतलब महिलाओं में भी होता है, पुरुष में भी और महिलाओं में भी। गौर करिएगा मेरे बच्चे, ये जो 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, बात हमारी समझिए, 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र में से, बात हमारी समझिएगा, 23 जोड़ा गुणसूत्र में से मेरे भाई मेरे बच्चे, ये जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं ना, ये जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, वो हमारे शारीरिक विकास के लिए टूट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? टूट जाते हैं। और इस 22 जोड़ा गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 22 जोड़े गुणसूत्र को
बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे। इस 22 जोड़े गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप गौर करिएगा, ऑटोजोम कहा जाता है। इस 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, ऑटोजोम कहा जाता है। ठीक है, 22 जोड़ा गुणसूत्र, ये जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं ये क्या कर जाते हैं, हमारे शारीरिक विकास के लिए, अंगों के लिए टूट जाते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम के नाम से जानते हैं। अब गौर करिएगा, जो प्रक्रिया पुरुष में होती है वही प्रक्रिया एक किसमें होती है, तब महिलाओं में भी होती है। अर्थात इनमें भी 22-23 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ये वाला, इसमें भी 22 जोड़ा क्या होता है, टूटता है। 22 जोड़ा क्या होता है मेरे भाई, टूट जाता है। ठीक है, और 22 जोड़ा टूटता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑटोजोम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो ऑटोजोम कहते हैं। जब 22 जोड़ा इसमें टूटा तो 23 जोड़ा में से जब 22 जोड़ा टूट गया तो कितना जोड़ा बचा, तो एक जोड़ा, और वह एक जोड़ा पुरुषों के अंदर किस रूप में बचता है, तो एक सवाई के रूप में बचता है। और इनमें भी जब 22 जोड़ा टूट जाता है तो एक जोड़े के रूप में XX के रूप में यह क्या होता है, बच जाता है। गौर करिएगा जरा, पुरुष में भी 22 जोड़ा टूटा तो एक जोड़ा बचा, स्त्री में भी 22 जोड़ा टूटा तो एक जोड़ा बचा। गौर करेंगे आप हमारी बात को। अब हम आपको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। ये जो एक जोड़ा गुणसूत्र पुरुषों के अंदर बच जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, तो सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, तो सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। इसमें भी जो स्त्री के अंदर टूट जाता है तो इसको भी बोलते हैं, जो बचता है XX, इसको भी बोलते हैं क्या, तो सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं, गौर करिएगा जरा। इसमें भी बचा एक जोड़ा XY जिसको सेक्स क्रोमोजोम कहा, इसमें भी बचा एक जोड़ा XX जिसको हम लोग क्या बोले, सेक्स क्रोमोजोम बोले। बात हमारी समझ रहे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गुणसूत्र बने 23 जोड़ा, लेकिन 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा क्या हुआ, टूट गया। किसके विकास के लिए, हमारे शारीरिक अंगों के विकास के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर शारीरिक अंगों का विकास, एक्टिविटी संभव नहीं हो पाएगी। वो एक जोड़ा छूट जाता है जो हमारे निषेचन प्रक्रिया के लिए काम आता है, जो सेक्सुअल प्रक्रिया के लिए काम आता है, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। 22 जोड़े वाले को ऑटोजोम कहते हैं और एक जोड़े वाले को सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। गौर करिएगा मेरे भाई। अब ये आपके सामने यह प्रक्रिया लागू हुई। अब हम चलते हैं मेरे बच्चे आगे लेकर के आपको, ये हम सेव कर लेता हूँ आपको, ताकि फिर कभी भी आपको दिखाना पड़े तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अब अगली प्रक्रिया में हम आपको चलता हूँ। ये जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र जो है, ठीक है, अब जो गुणसूत्र आपके सामने यहाँ महिला के भी अंदर और पुरुष के भी अंदर, पुरुष के अंदर ये जो पुरुष है, ठीक है, इसके अंदर X और Y गुणसूत्र बचा। यहाँ स्त्री के अंदर क्या बचा भैया, तो X बचा। इसी को ना सेक्स क्रोमोजोम अभी हम आपको बताए। बात हमारी समझ रहे हैं। इसी को X मतलब सेक्स क्रोमोजोम, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी को हम क्या बताए आपको, सेक्स क्रोमोजोम बताए। देखिए जरा, इसी को ना बताए, जो X बचा यहाँ पे तो वो पुरुषों के अंदर मौजूद हो गया, और जो X बचा जो अंदर महिलाओं के अंदर मौजूद हो गया, तो इसको भी सेक्स क्रोमोजोम और इसको भी सेक्स क्रोमोजोम। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, अब आगे बढ़िए थोड़ा, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए गौर करिए, तो ये आपको सामने यहाँ पर आया है,
बात हमारी समझ रहे हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई हुआ बचा, जो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से आया, और स्त्री में क्या आया, एक्स के साथ। अब मेरे भाई आप समझें, गौर करिएगा, जब शादी के बाद कोई पुरुष स्त्री से क्या करता है, मिलता है, कोई स्त्री पुरुष के साथ क्या करती है, मिलती है, और जब शादी के बाद ऐसी प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं, तो निषेचन की क्रिया कहते हैं। गौर करिएगा जरा, जब एक पुरुष एक स्त्री शारीरिक संपर्क में आते हैं तो उनके बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। मतलब शरीर के बीच फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनके गुणसूत्रों के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो गौर करिएगा जरा, जब किसी कारणवश किसी पुरुष का निषेचन क्रिया के दौरान, गौर करिएगा, जब किसी कारणवश किसी पुरुष का निषेचन क्रिया के दौरान एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ क्या होता है, कनेक्शन में आ जाता है, जुट जाता है। मतलब ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जोड़ा खा जाते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को, मतलब मिल जाते हैं, समझ रहे हैं, मिल जाते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को। तो यहाँ तक आप समझिएगा, जब निषेचन क्रिया होती है तो पुरुष का जब एक्स गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो शुक्राणु बोलते हैं। जब एक्स शुक्राणु महिला के एक्स अंडाणु के साथ, किसके साथ, एक्स अंडाणु के साथ जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो 23वीं जोड़ी एक्स एक्स बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो जाइगोट बोलते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। कब, जब निषेचन की क्रिया के उपरांत पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ, मतलब ये शुक्राणु और ये अंडाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं, तो 23वीं जोड़ी क्या बनती है जाइगोट के रूप में, एक्स एक्स बनती है। गौर करिएगा जरा, क्या बनती है मेरे भाई, तो एक्स एक्स बनती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जाइगोट के नाम से जानते हैं। आप एक बात समझ लीजिएगा कि जब तक जाइगोट बनेगा नहीं तब तक किसी भी भ्रूण का क्या हो सकता है, निर्माण नहीं हो सकता है। आज जब जाइगोट बनता है तो इसी जाइगोट से भ्रूण का क्या होता है मेरे भाई, निर्माण होता है। इसी जाइगोट से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप समझिए, जब एक सेक्स बना जाइगोट के रूप में, भ्रूण का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, तो क्या होगा संतान के रूप में, तो संतान के रूप में मेरे भाई लड़की जन्म लेती है। वाह, किस रूप में, तो संतान के रूप में लड़की जन्म लेती है। और बहुत सारे लोग लड़कियों से क्या होते हैं, भड़कते हैं, डरते हैं कि दहेज प्रथा है, हमको इसके लिए धन देना पड़ेगा, संपत्ति देनी पड़ेगी और उससे हम उजड़ जाएंगे। अरे भाई, जो तुम हो मैं हूँ, तो तुम उस संतान को कैसे जन्म दिया है पहले वो सोचो। अगर स्त्री ना होती तुम्हारी पत्नी, वो भी तो कहीं किसी जमाने में लड़की थी, तब न उससे तुम्हारी शादी हुई, तो यहाँ लड़की और लड़के के इंतजार में खड़े बैठे होते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे दोस्त भाई, किसी भी बच्चे और बच्चियों में कोई अंतर मत विभेद करिए, क्योंकि आपके वो जीवन का एक मूल वाहक होता है, संपत्ति होती है। बच्चियाँ शक्ति होती है, लक्ष्मी होती है, ठीक है, वो उसमें पावर होता है। गौर करिएगा जरा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया
लड़की। अब थोड़ा सा मैं इसको वहां लेकर चलता हूं, क्योंकि आपको समझा पाऊं ये भी रहेगा, तब मजा आएगा। गौर करिएगा जरा। जब निषेचन क्रिया के दौरान पुरुष का हई वाई जो होता है महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ जब मिलता है तो जाइगोट के रूप में 23वीं जोड़ी क्या बन गई? तो XY बन गई। और जब XY बनता है तो संतान के रूप में क्या होता है? लड़का जन्म लेता है। और जब लड़का जन्म लेता है तो बहुत सारे गधे खच्चर लोग होते हैं कि बधाइयाँ 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 बजवाते हैं, सारे लोगों को लेकर के गीत गवाते हैं। सोचो जरा, अरे क्या विडंबना है। जो दोनों लोग, या तो लड़की या तो लड़का, दोनों जब आया तो कहाँ से आया पहले ये सोचना चाहिए। जब तुम संतान को पैदा नहीं करोगे लड़की के रूप में और लड़के का इतना इंतजार किए बैठे हो तो तुम्हारे उस बचवे की शादी कैसे होगी? बात हमारी समझ रहे हो? लड़का जन्म दे करके लड़की लाओगे कहाँ से जब तुम लड़की से इतनी नफरत करते हो? और तुम्हारे ही जैसे बेवकूफ़ इस इंडिया में, इस भारत में, देश में बहुत सारे पड़े हुए हैं ना मेरे भाई। तो इसीलिए समझदार बनो, शिक्षित बनो, गौर करो। तो लड़का पैदा हो गया ना कब? जब वाई एक्स से मिला तो क्या पैदा हुआ? लड़का पैदा हुआ। तो गौर करिएगा, एक प्रश्न पूछता है कि संतानों के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र जिम्मेवार होता है? ये जो संतान होते हैं उनके लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र जिम्मेवार होता है? तो भाई मेरे आपको स्पष्ट हो गया होगा किसका गुणसूत्र जिम्मेवार होगा? तब पिता का, क्योंकि पिता में पहले से ही XY है। अगर X गया तो लड़की, अगर Y गया तो लड़का, क्योंकि X महिलाओं के अंदर खुद स्त्रीलिंग है। तो इसमें Y जाएगा तब ना किसी से कनेक्ट करेगा, वो XY बनेगा। और जब वो जैबे नहीं करेगा Y, बार बार ही जा रहा है तो बार बार लड़की होगी। सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें दोषी, अब यहाँ पर भी दोषी तुम हो। सोचो, यहाँ पर भी दोषी तुम हो, लड़का औरत नहीं है, पत्नी नहीं है, हस्बैंड हो गया यहाँ पर दोषी। तो ये कंडीशन से मेरे भाई मेरे बच्चे तो समझना जरूरी है। अब आपकी शादी होगी और आपकी पत्नी को बार बार अगर बच्ची ही संतान के रूप में पैदा ले रही है तो आपके घर वाले भी उसको डांटना शुरू करते हैं, ताना मारना शुरू करते हैं। आप भी बेवकूफ़ नंबर 1 हो जाते हो, उसी को पीटना शुरू करते हो, दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे दूसरी भी लाओगे तो वह ना होगा रे, हैं? नहीं समझ पा रहे हो हमारी बात को? दूसरी भी लाओगे तो तुम्हारा X खाली एक्टिव हो रहा है, तो वहीं जाएगा तो फिर लड़की होगी तो फिर उसको बदलो, पूरे इंडिया भर में बदल देगा रे भाई। बात हमारी समझ रहे हैं? ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये कंडीशंस होता है हमारे बीच निषेचन क्रिया के संदर्भ में गुणसूत्रों का। और गुणसूत्र बाकी जो निषेचन वाली स्थिति मैंने पैदा किया था कि कब जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, कब सिंगल बच्चा पैदा होते हैं और किस किस रूप से पैदा होते हैं, तो वो आपको मैं एक वीडियो डाला हूँ शुक्राणु अंडाणु का। ठीक है, चैनल पर जाकर के आप HNY सर्च करिएगा, HNY सर। कोई भी वीडियो आपको अगर तकलीफ देता है तो आप HNY सर जा कर के आप उसको क्या करो, सर्च करो, सारा वीडियो आपको क्लिक होकर आ जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? या आप इस तरह भी खोलिएगा कि शुक्राणु अंडाणु बाई HNY सर, तो इस तरह से भी आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये गुणसूत्र की प्रक्रिया है मेरे बच्चे मेरे भाई। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको मैं यहाँ तक लेकर आया जो गुणसूत्र के बारे में बिल्कुल पीरो करके बताने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा चलेंगे कि कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग होगी, उसको हम लोग देख करके चलेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? तो आपको मैं ले चलूँगा, कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होगी। तो आप जरा ये समझिए, गुणसूत्रों की संख्या कुछ जीवों में अलग अलग है। तो कैसी है, किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या किस जीवों में होती है, तो निमेटोड में होती है। किस में होती है मेरे भाई? तो
टोड में होती है। सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है मेरे भैया? तो 2 होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है, तो रेडियोलैरिन जो समुद्री जीव होते हैं उसमें सबसे अधिक 1600 की गुणसूत्रों की संख्या होती है। गेहूं में अगर कोई पूछे तो 42 होती है। मटर में अगर कोई पूछे तो 14 होती है मटर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे टमाटर के लिए तो 24 होती है, मटर में 14 होता है। प्याज में अगर कोई पूछे तो गुणसूत्रों की संख्या आपका 16 होता है। आलू में कोई पूछे मेरे बच्चे तो 48 होता है। आलू के अलावा अगर आपसे कोई पूछे चिंपैंजी, क्या पूछे मेरे भाई? चिंपैंजी। अगर कोई पूछे चिंपैंजी में, तो चिंपैंजी में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। गौर करिएगा जरा। अगर कोई पूछे नींबू में, तो नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? तो 36 होती है। अगर जोड़े में आ जाएगा तो आपको 18 जोड़ा। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी मतलब आप समझ रहे हैं, घरेलू मक्खी जो घर वाली मक्खियाँ होती हैं जो उड़ती हैं, बात हमारी समझ रहे हैं, जिससे आपको रोग होता है, मलेरिया रोग होता है, ये सब सारा, तो वो कंडीशंस होता है आपके घरेलू मक्खी पे। और उनकी संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की? तो 12 होती है। मधुमक्खी की, मधुमक्खी मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता लगता है जिसको हम लोग मध कहते हैं, जो सबसे मीठा पदार्थ होता है, उसका जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना होता है मेरे भाई? तो 32 होता है। मच्छर, बाहरे भाई मच्छर, मच्छर से भी मलेरिया होता है तो 6 होता है। डेंगू भी होता है तो इसके अंदर संख्या कितनी होती? तो 6 होती है। कबूतर की बात आ जाती है तो कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या 80। मेढक की बात आ जाती है मेरे भाई तो मेढक में 26। खरगोश में कितना गुणसूत्रों की संख्या? 44। बिल्ली में कितना? तो बिल्ली में आपको 38 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे, इसको मैं हटा देता हूं, इसको आपको मैं हटा देता हूं, अब गौर करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो घोड़ा में होती है 64। कितनी होती है? आप समझ रहे हैं हमारी बात को? घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 होता है। अगर मनुष्य की बात आ जाती है मेरे भाई कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। अगर जोड़े की बात आती है तो 23 जोड़ा होता है। इस चीज़ से हमको आपको समझना होगा और आगे की ओर बढ़ना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोजअप करता हूं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, और हमारी अगली वीडियो में पूरे प्लास्टिड के बारे में मुलाकात होगी कि आखिरकार लवक क्या होते हैं और पेड़ पौधों के लिए लवक क्यों जरूरी होता है, क्यों नेसेसरी होता है। इसी के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार HNY की तरफ से। आप पूरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।